मेरा नाम कृपाल सिंह है और फगवाड़ा का रहने वाला हूं मैं। और हमारा है गुड ग्रो फार्म्स, जिसको आप बहुत यूट्यूब पे भी देखते रहते हो। हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नारा है गुरबाणी सिद्धत खेती की दी गल, मसले सारे करेगी हल। मतलब गुरबाणी तो सिद्धत लेके सेध लेकर जो गुरबाणी में बताया गया है कैसे खेती करनी है, कैसे ये जीवन चलना है, कैसे 5 तत्वों का उपयोग करना है अपने जीवन में और फसली चक्र में कैसे करना है, उसके सिद्धांत पर हमने जो खेती मॉडल है जो तैयार किया है। उसमें हमने एक और नारा दिया है, छोटा किसान बनेगा पंजाब की और देश की शान। सो इसी आधार पर ये आज का वीडियो है आपके लिए। सो ये देखिए आप, गन्ने में हमने यहाँ पर लगभग 35 के करीब 35 के करीब फसलें बोई हुई हैं जो कि अभी फल पे हैं। और जो गन्ना है हमने एज ए सिक्योरिटी फसल रखा हुआ है, चाहे किसी फसल का रेट ज़्यादा मिले या कम मिले, पर हमारा किसान का, छोटे किसान का, या जो बड़े पद्धर पे भी इसको लागू करना चाहें अपने खेत में, उसका कोई नुकसान ना हो। नुकसान जो है उसकी भरपाई जो है वो जो गन्ना है वो पूरा करें। और जो ये सह फसलां हैं जो जिसको हम जंगल का सिद्धांत कहते हैं, वो सारे का सारा जो आपका खर्च है, सारे फील्ड का खर्च है, सारे खेत का खर्च है, घर का खर्च है, वो आपको ये प्रदान करे कर। और जो गन्ना है वो आपको एज ए सिक्योरिटी आप बैंक में अपना बैलेंस जमा करें। ये इस तरह का मॉडल हमने तैयार किया है। ये आप सबसे पहले देख रहे हो, ये शुगर केन में, गन्ने में लगा हुआ है बैंगन। उसके बाद इधर देखेंगे तो आप, ये लगा है इसमें चप्पन कद्दू, समर स्कैश से कहते हैं। सो एक आप ये देख रहे हो, इसमें जो हमारे पास जो खरपतवार होता है, जहाँ लगा लो जो हमने फसल को काट के बाहर फेंकना है वो बाहर नहीं फेंकते, हम इसको इसकी खुराक बना देते हैं। गुरबानी कहती है जियाँ का आहार जी खाना एहो करे। मतलब जो ये एक भोजन कड़ी है। भोजन कड़ी क्या है? कोई मांस खाता है, कोई किसी शेर खाएगा, किसी को बकरी को खाएगा, या किसी को खाएगा जो बकरी है वो घास खाएगी। इसी तरह जो अपने खेत में हमारी फसलों के रसोइये हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, और जो बेनिफिशियल सारे तरह के जो भोजन बनाते हैं। अगर आप किसी शादी में जाते हो तो वहाँ देखते हैं कई तरह के स्टॉल लगे होते हैं। जैसे कोई कोई चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कहाँ पकौड़े हैं। इसलिए वो सारे तरह के जो स्टॉल हैं, कोई डोसा बनाता है, वो हम हर चीज़ एक एक चीज़ खाते जाते हैं। इसी तरह कुदरत ने हमारी जो ज़मीन है इसमें भी रसोइये पैदा किए हैं, जिसको बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज़, या और कई तरह के जीवाणु जो हैं, या कह लो टर्माइट भी हैं, वो भी एक किसान के फ़ायदे की चीज़ है। वैसे दीमक जो है। सो जो ये सारियाँ चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, ये डीकम्पोज करने के लिए बनाई हैं। जो हम ये इसमें जो डालते हैं इसको डीकम्पोज कर देते हैं वो सारे का सारा। ये डीकम्पोज होने के बाद ये इसकी शुगर केन की ये खुराक बनेगा। शुगर केन की खुराक बनेगा तो जहाँ पर हमारे जहाँ जो गुडोए हैं, तो केंचुए जिसको बोलते हैं, जो केंचुए हैं वो उनकी तादाद भी बढ़ेगी और इसकी फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको किसी तरह की भी केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गन्ने को खास करके गन्ने को क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जितना भी और रसोइयों ने खाना बनाया है, हम जो गन्ना है उसको ऊंचे थां रखते हैं। जैसे जो भी अपने जितने भी शहर बने हुए हैं पुराने देखोगे तो वो नदियों के कंढे पे हैं और ऊंची जगह है। ऊंची जगह जो जीवन पनपता है, जो पानी में आ जाएगा जीवन वो नष्ट होगा। सो उसी आधार पे जो हम गन्ना या कोई फसल बीजते हैं वो बेड के ऊपर बीजते हैं। जो गन्ना है वो बेड की दक्षिणी बाही पे ऊपर करके बीजते हैं। उसको जो खुराक है अपने आप, जो हम पानी लगाते हैं तब अपने आप उनको खुराक पहुंचती है।
तो साथियों, आपने सुना सरदार कृपाल जी को और इनका पूरा सिस्टम सुना। जंगल की जो विधि है, जो जंगल का सिस्टम वो कैसे लागू है, गुड ग्रो क्रॉपिंग सिस्टम इसका नाम है। और काफ़ी सुना होगा सरदार अवतार सिंह जी के बारे में, आपने सुना होगा, आप उनके छोटे भाई हैं। और फगवाड़ा में मैं हूँ, तो मैंने कहा पहले आपको बोलने का एक पूरा समझने का मौका देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो ये जो गन्ना जिस फील्ड में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 20 से 30 तरह की फसलें लगी हैं। आपने उधर देखा वो बैंगन था, वो दूसरा वाला बैंगनी वाला, यहाँ पे सफ़ेद बैंगन लगे हुए हैं कई जगह। ये इधर चौपन कद्दू लगा हुआ है, ये देखिए चौपन कद्दू लगा हुआ है। उधर भिंडी लगी है, इधर मिर्ची भी है थोड़ा, हाँ ये देखिए मिर्ची भी है। तो सारी की सारी जो फसलें हैं वो यहाँ पे देखिए लगी हुई हैं। ये भिंडी लगी हुई है, एक दूसरे कलर की भिंडी, जो लाल भिंडी जिसके बारे में बहुत सारा आप यूट्यूब पे सुनते होंगे, वो भिंडी वहाँ लगी हुई है ना, इस भिंडी के बारे में बहुत सुनते होंगे। मूली है, आलू है, प्याज है, बासिल है। जो आप सब्जियों की नाम जो गिनते जाएंगे वो आपको यहाँ पे सब मिलेंगी। और साथ में गन्ना भी दमदार है। तो हम गन्ने पे तो पूरा बताएंगे। ये सिंगल वर्टिकल बड विधि है, जो आपने हमारे अलग अलग कुछ वीडियो में देखा होगा, दिलजिंदर जी के बारे में देखा होगा, कृपाल जी बारे उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ कई सारे कहते हैं कि आपके सवाल होंगे, हम उनका जवाब देंगे। पहले मैं आपको सिर्फ गन्ने से इतर पूरी खेती के बारे में बताता हूँ, जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि गुड ग्रोइंग क्रॉप सिस्टम क्या है। ये वो विधि है जिसमें प्रकृति का जो चक्र है उसी की तरह काम करते हैं और उसमें लेते जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम ये बता देते हैं कि आप गन्ना कितनी दूरी बोते हैं, बेड से बेड की दूरी कितनी है, और क्या कैसे बुआई करते हैं वो बता दीजिए इन लोगों को। नहीं तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम अधूरा सवाल अधूरा करके, हम कोशिश करते हैं आपको जवाब दिए पूरी तरीके से, आपको हर चीज़ समझाई जाए। तो सर गन्ने के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर हम सब्जी पे आते हैं इस पर। ये है गन्ने की खेती का कुदरतीकरण। कुदरतीकरण, गन्ने को जिस तरह कुदरत ने खड़ा किया है, हम उसी तरह वर्टिकल पोजीशन में इसको लगाते हैं। बड जो है उसका जो मुंह है वो ऊपर को होता है लगाने के टाइम। तो एक तो जर्मिनेशन इसकी दूसरे तरह गन्ना लगाएंगे उससे कम से कम 10 दिन पहले जर्मिनेट होगा जी, जर्मिनेशन अच्छी होती है। और हम लगाते हैं इसको 4 फीट बाई 9 फीट पे हैं अभी जो जिसमें फील्ड में खड़े हैं। तो ये 9 फीट की दूरी है, हाँ। 9 फीट, ये दूरी 9 फीट है, और ये जो दूरी है वो है 4 फीट लगाया गया है। ये बेड के किनारे पर कह रहे हैं कि गन्ना जैसे खड़ा होता है उसको उसी तरीके से यहाँ लगाया गया है। यही कुदरत का सिस्टम है। कुदरत गन्ने को लेकर ऊपर चलती है, तो उन्होंने कहा कि हम उसी तरीके से लगाया गया है ये। तो इसकी जब हम इसका कुदरतीकरण करते हैं, तो अगर आपके इसकी टिलरिंग देखेंगे अभी, हाँ। अगर इसकी टिलरिंग गिनेंगे तो फिर भी लगभग अभी तक 20 के करीब जो टिलरिंग बन चुकी है। तो इसकी जो टिलरिंग है वो लगभग 50 से लेकर 70 तक बन जाती है। तो हमारा 14 महीने फसल में 14 महीने फसल में लगते हैं। अगस्त की बिजाई है ये। तो अगस्त से लेकर अब तक जो पहली फसल है वो कट रही है हमारी। तो 14 महीने में जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। असल में जो इसका बुआई का समय है वो हमने जो देखा है, परखा है, वो 1.25 महीने का है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में कुछ ठंड आ जाती है। इसके लिए पंजाब में लगभग 1.25 महीने में जो अच्छी तरह मैच्योर होता है। और इसकी टिलरिंग जो है 50 से ऊपर जाती है। एक गन्ना जो है 2 किलो से 4 किलो तक भी हो जाता है। आप 1.25 साल के साथ बात कर रहे थे। हाँ, 1.25 साल की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो गन्ने का पीरियड है, जैसे क्या है कि महाराष्ट्र में 48 गन्ना होता है, 18 महीने तक, 15 से 18 महीने जाते हैं। यूपी में होता है 12 से 13 महीने में काट लेते हैं। यहाँ पे पंजाब में क्योंकि ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है और गन्ना एक ऐसी क्रॉप है जिसे ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो 1-1.5 महीना, 2 मतलब 1.25 साल, यानी कि 12, 4, 16 है, 15 से 16 महीने तक पहुँच जाती है। अच्छा सर, ये भी बता दी कि हम देखेंगे तो है ही कि गन्ने की बात चली, इसका आपका उत्पादन का लक्ष्य कितना लेके चलते हैं और कितना पा जाते हैं? आइए। हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो अभी तक इसको अचीव किया है वो है 713 क्विंटल। अच्छा, 713 क्विंटल हमने, हाँ जी, जो हमने जो अचीव किया है जी वो केन कमिश्नर पंजाब ने इसकी क्रॉप कटिंग करवाई थी, उसमें जो 713 क्विंटल हम निकाल चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य है, एक प्लांट से हम 1250 प्लांट एक पौरियाँ लगाते हैं इसकी शुगर केन की 1 एकड़ में। तो हमारा लक्ष्य है 1200 क्विंटल का, एक पौरी से 1 क्विंटल का हमारा लक्ष्य है। एक बड से 1 क्विंटल, हाँ, एक बड से 1 क्विंटल का हमारा लक्ष्य है। तो आस है हमारा ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। ओके। अच्छा, आप तो इसमें ये देखिए, ये सौंफ लगी हुई है इसमें,
हाँ, ये 2 फीट पे आप प्लांट टू प्लांट लगाएंगे तो एड जो है आपकी उतनी ही आएगी जितनी आम नॉर्मल फील्ड हो सकता है उससे ऊपर आ जाए। हाँ, हाँ ये जी। मेथी है, हाँ जी, ये मेथा है और ये कैरेट गाजर लगी हुई है, कैरेट। इधर मूली है। हाँ जी। तो गाजर, मूली, पालक सब कुछ है। अच्छा, आप में छोटे छोटे ये बताइएगा मुझे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम इस तरह से क्या कहते हैं, सॉरी, जब हम आग निकालो, ये निकालो। मैं इस तरह जब हम बुआई करते हैं, मतलब अलग से क्रॉप लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इसमें पोषण ज़्यादा देना पड़ता है या फिर फसल के न्यूट्रिशन मर जाते हैं। सब सारे लोग इस तरह के सवाल करते रहते हैं। इसमें तो हमने कोई पोषण इसमें देने की जरूरत नहीं यही है। डालना है। हाँ 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 जी, इसमें कोई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये कुदरत के अनुकूल कैसे कुदरत काम करती है उसके हिसाब से लगा है। हम पानी के स्वभाव मुताबिक इसको नीचे था रखते हैं और जो है फसलों का बसेरा जो ऊपर ऊंची जगह रखते हैं। उससे क्या होता है, जैसे आप किसी गांव में जाएं, उसमें गली होती है और साथ में नाली होती है। नाली में पानी चलता है तो सैलाबा ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वहाँ पर एक वाइट कलर की, चिट्टे कलर की लेयर बनेगी। जो लेयर है वो क्या है, वो है, कोई उसको शोरा कह देता, कोई कलर कह देता है, पर वो क्या है, वो है जो कुदरत ने रसोइये पैदा किए हुए हैं। वो जो भोजन बनाते हैं उस पानी में घुलता है। वो जो पानी आगे जाता है वो ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी से जहाँ तक पहुँचे हो, वैसे ही वो जो पानी है, पानी उसको ट्रांसपोर्टर का काम करता है, उसको बाई कैपिलरी एक्शन ऊपर चढ़ा देता है। जहाँ पर वो सूख जाता है पानी, वहाँ पर वाइट लेयर बन जाती है। तो इसी तरह जब हम कई बेड्स बार के ऊपर, कई भी कहते हैं लोग, उसको ऊपर आ जाता है, बहुत सारा काई बन जाता हाँ, है। वो लून भी कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। लून क्या है, जो फसलों को फर्टिलाइज़र भी डालते हैं वो भी आप देखेंगे वो भी लून ही है एक किस्म का, वो भी साल्टी हैं। हर साल्टी पड़ता है, बेशक डीएपी वाला डालें, फास्फोरस होगा, जहाँ नाइट्रोजन डालें, जहाँ आप पोटाश डालें, जहाँ कुछ भी डालें, तो क्या होगा, जो हम पानी का उसके स्वभाव मुताबिक नीमे था रखेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे वो नाली से पानी ऊपर गया, वो लेयर जमी। इसी तरह जो रसोइयों ने भोजन बनाया है ना, वो बाई कैपिलरी एक्शन बेड के बीच भीतर जाएगा और उसको बाई कैपिलरी एक्शन ऊपर को आएगा। जब ऊपर को आएगा तो अपनी फसलों को जो उसने भोजन बनाया है वो खाने के लिए मिलेगा, तो फसलें अच्छी होगी। कुछ कुछ ये चीज़ें अगर आप इनको देख भी सकते हैं, शायद ये इसी को कह सकते हैं। देखिए, ये जो काई है हम उसको समझते हैं, तो उसी बता, जब जो पोषण है, किसी तरीके से पोषण आते हैं पानी में घुल के, कहाँ आते हैं, वो बेड पे आते हैं, फिर उसको पोषण देते हैं। तो आपने इस पूरे खेत में, ये कितना खेत है करीब? ये 1 एकड़ के करीब है। 1 एकड़। इसमें आपने कोई भी फर्टिलाइजर अलग नहीं डाला है? इसमें कुछ नहीं डाला है अभी। तो जो लोग सोचते हैं कि हम बेसिन में डोज कैसे डालेंगे, हम खाद कैसे देंगे, हम बाद में पोषण कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए। तो ये वो सिस्टम है जो कारगर है, कई सालों से लेते आ रहे हैं। आपने अलग अलग वीडियो, जो दिलजिंदर सिंह का वीडियो जो है, जो आपने इसमें देखा, हमारे यूट्यूब पे 2.5 लाख अलग अलग देखा है, कहीं और बहुत जगह देखा है। बहुत सारे लोगों ने जो सवाल किए, समझा था, ये उन लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब भी है कि आप इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, पानी नीचे क्यों जाता है, बड ऊपर क्यों ले जाती है, इन सब के बारे में आप बारीकी से कर सकते हैं। सर ये बताइए, जैसे आपने ये इसको उगाया, ठीक है, आपने बहुत सारी फसलें इसमें क्यों उगाई? आपने एक ही फसल क्यों नहीं लिया कि आप सिर्फ गोभी लगा लेते, सिर्फ ऐसा कर सकते थे? ये सर हमने डेमो प्लाट बनाया था। अच्छा। मगर बारिश ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये इसलिए बनाया था कि हम जो छोटे किसान हैं उनको ले आके दिखा लेंगे कि आप देखो इनमें से कौन सी सब्जी चूज़ करोगे या कौन सी फसल चूज़ करोगे। इसमें छोले भी लगे हुए हैं, इसमें मटर भी लगे हुए हैं, इसमें लहसुन भी लगा है, प्याज भी लगा है, इसमें फिर सोए भी लगे हैं, सौंफ लगी हुई है, फिर अलसी लगी हुई है। ऐसे सभी आइटम्स हमने इसमें सब्जी से लेकर जो डेली बर्तों की दूसरी चीज़ें हैं, दालें हैं, कुछ भी है, वो सारे इसलिए लगाए पे कोई भी फार्मर आए छोटा, वो इसको अडॉप्ट करे, ताकि उसकी जे सिक्योरिटी फसल गन्ना होगा, ताकि उसको किसी तरह की चिंता नहीं होगी पे मार्केट में रेट क्या है या क्या नहीं रहेगा। तो ये उनको पैसा बचाएगा, खर्चा निकालेगा, और जो गन्ना है उसकी सिक्योरिटी फसल बने। हमने जे इसलिए जे प्लॉट में सभी आइटमें लगाई हैं, जो भी चाहे कोई लगा सकता है इसको। अच्छा, तो सर बेड में जो पानी देते हैं गन्ने के लिए, वो आप देते हैं नाली में? हाँ जी। और यहाँ पे ऊपर आप देते हैं रेन पाइप से? नहीं, इसको कुछ नहीं, रेन पाइप से इसको नहीं देते हम। रेन पाइप यूज़ करते हैं सिर्फ नर्सरी के लिए,
तो इसके लिए पानी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस जैसे मैं पहले बताया बाइकैपिलरी एक्शन जो पानी है इस बेड के अंदर चला जाता है, ये देखिए तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इधर मेथी है। जी जी हाँ, और इधर प्याज भी देखिए इतना दमदार सा आने वाला है। देखिए हाँ जी, पालक, मेथी, ये पालक लिखा भी गया है कौन से कहाँ पे है। यहाँ पे अभी सितंबर महीने में यहाँ पे एक पूरा एक कहते हैं एक आयोजन हुआ था, जैसे भारत के अलग अलग जगह के किसान आए थे, बहुत सारे लोग जो थे उनके लिए बनाया गया था। तो दिखाया भी था हम पालक कैसे कर सकते हैं, सूरजगंज में मेथी कैसे उगाई गई। तो अभी बाद में जो अक्टूबर की बारिश हुई, सितंबर की बारिश हुई, उसने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया और पूरा इसको सिस्टम को ख़राब किया। बावजूद इसके आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर सा। आप थोड़ा और देखिए इधर को, मेरे पास पर्याप्त समय आपको दिखाने के लिए, आप समझ सकें, देख सकें। अच्छा सर ये बताइए अभी सब्जियों का, तो इन सब्जियों से इनका ऐसा कोई नहीं होगा इन सब्जियों से कोई इसमें नया रोग आएगा या इसका रोग इसमें लग जाएगा या गन्ने खेती पर असर पड़ेगा, क्योंकि गन्ना हमारी मुख्य फसल है, कोई कुछ नहीं? गन्ने की फसल को असर पड़ता है। अच्छा, क्या पड़ता है, गन्ने की फसल और अच्छी होती है इससे। अच्छा, हाँ, क्यों होती है, हम जंगल में जाएं, जहाँ रोड साइड पे जाएं, वहाँ पर कई तरह की वेजिटेशन होती है, कई तरह के पौधे होते हैं। कुदरत नहीं चाहती पे एक ही चीज़ हो। जी 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 हाँ, जो इसमें फसलें हैं सभी, ये सारी की सारी सह फसलें हैं, वो एक दूसरे की पूरक है। जैसे हमने शोले लगाए हैं, इसमें जो शोले हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत दूसरे की बाहर के पड़ेगी नहीं अगर इसको करेंगे। फिर कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड तो इस पर छिड़कना पड़ता है, जो इसको छिड़कते हैं तो शुगर केन को उसका फ़ायदा होता है। तो ये है, टमाटर भी था, वो काफ़ी चीज़ें कर रखी थी। थोड़ा देखिए गोभी भी कितनी मस्त आई है। मतलब आपके पास कम से कम 2-3 महीने का समय तो होता है कि आप इनको उगा सकें, आप इनको देख सकें। ये शिमला मिर्च शायद लगा हुआ है। हाँ जी, ये इन छोटे पौधे इनको साथ पानी देने के लिए व्यवस्था की गई है। ये देखिए इधर से, ये देखिए 3 तरह की यहाँ पे गोभी लगी हुई है, 4 तरह की है शायद, 4-5 तरीके की है गोभी। काफ़ी तरह की जो कैबेज है, बंद गोभी है, जो चाइनीज़ कैबेज है, और रेड कैबेज है। फिर उसके बगल में फिर कॉलीफ्लावर है, उसके बगल में बीट रूट है, फिर उसके बाद ब्रोकली है। तो कोई भी फसल आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई भी फसल सकते हो। टीलर की बात करेंगे तो मैं आपको एक यहीं खड़ा हूँ, यहीं दिखा देता हूँ आपको। देखिए फिर से एक बार आइए, आशीष जरा दिखाइए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टीलर इसमें आ चुके हैं। 16 टिलर आ चुके हैं, और इसको 50 से प्लस होंगे इसके टिलर। एक और जानकारी के लिए बता दूं आपको, हाँ। इसी प्लॉट में हमने 7 वैरायटीज बीजी हुई हैं, 7 वैरायटीज ऑफ शुगर केन। अच्छा, अलग अलग है, 2-2 3-3 लाइन सभी की बीजी हुई हैं, और उसको हम देख रहे हैं कौन सबसे अच्छी है, कौन सी कितने टाइम में मैच्योर होगी। जो अगर आपने इस खेत में जो वैरायटी देखी होगी ना, कि लग रहा है कोई गन्ना मरा सा लग रहा है, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, कोई छोटा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वैरायटी है, जो प्रयोग चल रहे हैं वो अलग अलग निर्भर करते हैं कि किसको लेके जाते हैं। सर एक चीज़ और मुझे दिखाइए, ये कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि किसान के लिए, जिस छोटे किसान की आप बात कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है मार्केटिंग की। आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करें वो? नहीं, छोटे किसान के लिए तो जो मार्केट सब्जी मंडी होती है वो कोई दूसरा नहीं पड़ता किसी तरह का, वो तो मार्केट चलती रहती है। तो अगर ये देखिए उखाड़ लिया मैंने ताकि आप देख सको, और कितना अच्छा है। देखिए गोल सा है, कोई भी इसमें बेडौल नहीं है, क्योंकि बेड के ऊपर लगाया गया, पानी उस तरह से मिला नहीं है, और अच्छा न्यूट्रिशन मिला तो पूरा सुडोल है। यही बहुत बड़ा होगा तब भी नहीं बिकेगा, जो छोटा होगा तो ले चलते सब्जी। अभी खाना भी आज का इधर ही है, तो फिर आप इसमें दिखाएंगे। और कि कृपाल जी का मेन काम जो है वो नर्सरी का है। हमने कुछ वीडियो अपने बनाए से पहले देखा होगा, तो ये सर का बहुत बेहतरीन सर नर्सरी फार्म है। अलग सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने किसी न्यूज़ पोर्टली के वीडियो में दिखाया है, आप उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह काम करती हैं। सर ये प्याज है? हाँ जी, ये सर प्याज है। इधर गोभी है, इसकी इन्होंने मशीन से बुआई की है, और वो गन्ना लगा हुआ है। हाँ सर, टिलरिंग इसकी, ये देखिए टिलरिंग, आशीष टिलरिंग दिखाइए, करिए गिनती इसकी भी एक बार। हाँ ये करते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आप उधर 19, ये 20 21 22 23 24 25 26 26 जो है इसमें टिलर आ चुके हैं। देखिए
और अभी ये चल रहा है, बता रहे 50 तक जाना है। एक बड से, एक जो 2.5 इंच की जो बड है उससे 1 कुंटल आपका लक्ष्य है। 1 क्विंटल एक लक्ष्य है और हम इस बार टारगेट रखा हुआ है, इस साल हम 1000 क्विंटल को क्रॉस करने की सोच रहे हैं। 1000 क्विंटल पर एकड़ क्रॉस करेंगे। और एक बात ये देखिए आप, जी, जी, जी। इसमें 97.5% सीड की बचत है इस विधि से। 97.5। हाँ 97.5, क्योंकि जितने भी किसान हैं 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ इसका सीड डालते हैं। हमने ये डाला है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल 1 एकड़ में सीड लगा हुआ है। और सबसे पहली बात ये देखिए, अगर आपका 30 क्विंटल सीड बच गया तो 380 रुपये जो आज का पंजाब का रेट है, तो लगभग 11,000 रुपया आपको सिर्फ सीड का बचत हो गया, पहले दिन ही हो गया। पहले दिन हो गया। उसके बाद जो बिजाई करने के लिए हमारा ये 1 एकड़ को बीजने के लिए 200 रुपया लगता है, सिर्फ 200 रुपया, सिर्फ 200 रुपया लगता है। और जो दूसरा ट्रेडिशनल बीजते हैं उनको लग जाता है 4 से 5,000 रुपया। अगर दोनों मिक्स कर लें तो 16,000 रुपया, 15-16,000 रुपया इनिशियल स्टेज पे आपको इसकी बचत हो गई। उसके बाद क्या बचत है, उसके बाद अगर फर्टिलाइज़र आपने देना है तो आप इस लाइन में दोगे तो आपका जो 100 किलो फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी बजाय 20 किलो 25 किलो लग गया। अगर आपको लाइन में देना, आप ये कह रहे हैं लाइन में हाँ, दीजिए। इस लाइन में ही देना पड़ेगा। ये नहीं देते हैं फर्टिलाइजर, लेकिन आप दे सकते हैं। हाँ, अपने साथ दे सकते अगर हैं। आपने फर्टिलाइजर देना है तो सिर्फ 25% आपका फर्टिलाइजर लगेगा, 75% इसकी सेविंग होगी। उसके बाद वाटर की सेविंग और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग क्या होगी, हम इसको फिर 8 फीट पे पानी चलाएंगे इसका। 8 फीट पे पानी चलेगा तो आपकी ये भी 80% के करीब बचत होगी, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। 9 हाँ। फीट पे गन्ना लगा है, 1 फीट का पाइप है, तो आपको कम से कम जो है वो सिर्फ मतलब 8%, मतलब कि 80% आपको यूँ ही छूट गया। बाकी में आपको देना ही नहीं है, आपको पानी ही नहीं देना है आपको। फिर आप देखेंगे भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो सारे देश में है उसकी शॉर्टेज है अभी, अगर खेती की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसी तरह बचने लगे 70-80%, तो हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं इसमें। गन्ना देखिए, तो गन्ना देखा भाई। ये देखिए कुदरत ऐसे पानी डालती है अपनी फसल को। ये देखिए आप, इससे पानी निकलता है, जो ओस पड़ती है ना डेली, आ देखिए गन्ने के साथ साथ इसमें चल गया, जो हौली हौली करके नीचे चले जाता है जड़ में। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सलाबे की ही ज़रूरत होती है फसल को। सर ये आपका जो गन्ना है ये इसी सिस्टम से बोया गया है? इसी सिस्टम से बोया गया। वो भी दिखा देते हैं कि कई अभी पिछले दिनों ही किसानों ने कहा कि बंधाई कैसे करते हैं, उस बारे में बता देते हैं। इसकी बंधाई नहीं करते। हाँ, आपका जरूरत नहीं पड़ती आपको? नहीं, बंधाई नहीं करते, इसको मिट्टी लगा देते हैं। अच्छा, क्योंकि 2 तरह की लॉजिंग होती है, एक लॉजिंग होती है स्टेम लॉजिंग और दूसरी होती है रूट लॉजिंग। जो पैडी है उसकी स्टेम लॉजिंग होती है, उसको रोका नहीं जा सकता। और जो शुगर केन है और वीट है उसकी जो लॉजिंग होती है रूट लॉजिंग होती है। ये देखिए, यहाँ से कुछ देखते हैं। ये सर आपने कितने फीट बोया था ये? कैसे कह रहे हैं? ये कितने फीट बोया था आपने? ये 4.5 फीट बाई 4 फीट है ये वाला प्लॉट जो है। अच्छा, 4.5 बाई 4 फीट। 4 फीट पे आपने गन्ना भी लगाया? 4 फीट पे गन्ने प्लांट टू प्लांट है, प्लांट से रो प्लांट टू की रो। दूरी हाँ, 4 फीट, और गन्ने से जो मतलब बट के बट की दूरी वो 4 फीट। वो गन्ना बता रहे थे इसी तरह लगाते हैं। सर ये बताइएगा, कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये बड आप नीचे लगाते हैं ना? हाँ जी। ये जो बड है इतनी बड़ी बड लगाई जाती है, आपने देखा होगा हमारे वीडियो में। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि पोषण इसमें होता है इसलिए इसको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो मतलब क्या है कि ग्रेविटी नीचे खींचती है। आप कहते हैं कि हमें नीचे रखना चाहिए क्योंकि पोषण की जरूरत है। नीचे रखेंगे तो ही इतनी ज़्यादा दूसरी होगी, क्योंकि कुदरत ने जो इसका हिसाब बनाया है वो क्या है, पहले है रिंग, उसके ऊपर है बड। जो रिंग है वो कुदरत ने इसका कट ऑफ कर दिया ऊपरली साइड से। जो नीचे से है, नीचे से जो भोजन है इसका, जो बड है इसका नीचे कोई कंसर्न नहीं है, इसका जो भोजन है ऊपर से नीचे आएगा। एक कैप लगी हुई आप कह रहे हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं है कि उससे मतलब आपको ऊपर वाले जरूरत है, तो पोषण आपको नीचे जरूरत है। अच्छा, आप देखिए मैं देख रहा हूँ सर, आप सारा सिस्टम आप नर्सरी पे ही, मतलब बेड पे ही करते हैं? सब कुछ बेड पे करते हैं? सब बेड पे, सारी की सारी फसलें यहाँ बेड पे हैं। ये गार्लिक है, हाँ, लहसुन, हाँ,
अभी आपको जो है रेन पाइप जो है वो चला के दिखाएंगे, और आप चाहें तो सर वो मशीन के बारे में अगर आप चल ही रहे, क्योंकि नर्सरी की आप बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा ये जो बेड है आपने इनकी बुआई कैसे की है, जो गन्ने के बीच में हाथ से किया या फिर मशीन से लगाई इसकी? नहीं, वो हाथ से लगाया हुआ है, क्योंकि बीच में गन्ना बोया हुआ है। बिल्कुल। अगर पहले बोले तो फिर गन्ना कह सकते हैं नहीं, जो नर्सरी बीजेंगे वो तो मशीन से होगी, जी, जो छोटा किसान है वो तो हाथ से ही कर लेगा। वैसे सभी तरह की मशीनें हैं जिससे काम ऐसे चल सकता है। तो मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ वेजिटेबल इस सिस्टम पे बात करें, छोटा किसान कैसे महान बने, कैसे पैसे कमाए, अभी का लक्ष्य सिर्फ इतना सा था। उसके बाद हम कृपाल जी का दूसरा वीडियो लेंगे, क्योंकि आज इन्होंने सिर्फ मुझे समय दिया है। हम लखनऊ चल के आए, बाइक से आए, तो बेचारे बोले नहीं आज मैं आपको सब कुछ मुद्दा बता के रहूँगा, आपको चीज़ें समझाऊँगा, ताकि हमारे जो छोटे किसान और राज्यों के हैं वो देख सकें। ये आपकी एक छोटी सी मशीन है जब्बो, जो बोलिए। ये छोटी सी मशीन है, ये अपने आप जो है 19 लाइनों में बुआई करती है, बेड बनाती है, और ये अच्छे से नर्सरी काम करती है। बहुत सारे क्या नर्सरी के सीड बोना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। ये देखिए बीज वहाँ पे निकाले जा रहे हैं, और यहाँ पे इसमें सीड भरे जाते हैं। अभी से एक बुआई हुई है क्रॉप की, हमारे सामने 2-3 तरह की गोभी बोई गई है, 2 मिर्चें बोई गई हैं, ये उसका किया है। सर इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम दूसरे आपके उस पर आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे किसानों को ललक रहती है कि हमें जानने की, समझने की, हम क्या करें। ये जो मशीन है ये JS एग्रो मशीनरी वालों ने बनाई है। संदौर में इनका ऑफिस है और उनका पेटेंट डिज़ाइन है। ये PAU द्वारा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ये टेस्टेड है। इससे जितनी भी आप नर्सरी बीजनी चाहो, जो भी सोचो उसकी नर्सरी बीज सकते हो। हमने तो इससे कॉलीफ्लावर, कैबेज, उसके बाद ब्रिंजल हो गया, फिर चिली हो गई, कैप्सिकम हो गया, ये सभी तरह की जो इससे नर्सरी सोइंग करते हैं इससे, और अनियन की करते हैं। सो अभी जो चल रही है कॉलीफ्लावर, अनियन और कैप्सिकम, चिली की अभी बिजाई चल रही है हमारे यहाँ। देखते हैं सर, आगे चलते हैं, आपका पूरा फार्म देख लेते हैं एक बार, फिर मैं दूसरे वीडियो पे आऊँगा। तो सर मुझे जो हमारा ये जो सिस्टम है ना, जो आपने कहा कि हम खासकर छोटे किसानों वाला और कुदरत वाला, ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, लोग किसानों का ये मतलब ऐसा मन में रहता है, कई सारे लोग कहते हैं कि लोग नए लोग आते हैं, या कोई भी आदमी आया उसने नया सिस्टम लेके आया, वो उसके यहाँ सफल होता है, क्योंकि छोटा सा फार्म में करता है। हमको बड़े में करना है, या हमको अपने खेत में करना, अपनी जलवायु में करना है, तो कैसे उसको, उनके लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, ये जो खेती का काम है हमारे माता पिता से ही करते आ रहे हैं। तो जो कमांड हमने कह पे इस पे शुरू किया, हमारे भाई साहब सरदार अवतार सिंह जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी के नाम पे मशहूर हैं वो। तो उन्होंने ये टेक्निक्स जो है ये निकाली है। लगभग हम 97 से ये इस टेक्निक को शुरू किया हुआ है। 97 से लेकर अभी तक सुधार करते करते इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि बिल्कुल अब जो छोटा किसान है, हम ये कहने वाले बन गए हैं, एक तो चाहिए मेरी ज़मीन मेरी जिम्मेवारी। हाँ। मेरी ज़मीन मेरी जिम्मेवारी क्यों? हम सरकार की ओर मत देखें, ये सोचें भी जो ज़मीनें हैं वो हमारी हैं, हमने उसको फर्टाइल कैसे रखना है। अन्यवा पेस्टिसाइड और अन्यवा जो हम डालते हैं, खाद डालते हैं, DAP डाल दिया ज़्यादा, फिर यूरिया ज़्यादा डाल दिया, उसको संकोच में बरतों करनी चाहिए। हमने ज़मीन की जिम्मेवारी अपने आप लेनी पड़नी है। हम जितने भी इसके रसोइये हैं, जितने भी इसमें जीव जंतु हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी लेंगे आप, सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी लेंगे तो उसमें 3 करोड़ से 3 अरब 3 अरब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इतने ज़्यादा जो खेतों के रसोइये हैं उनको हमें बचाना पड़ेगा। अगर हमने अपनी ज़मीन की सेहत बनानी है तो ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। खेत में कभी आग नहीं लगाएं, आग लगाएंगे तो जितने भी इसमें जीव जंतु है मर जाएंगे। एक और करें भाई, फ्लड इरीगेशन ना करें। फ्लड इरीगेशन से क्या होता है, वहाँ पर स्थिति बन जाएगी आपकी, जैसे कह लो हड़ वाली स्थिति बन जाएगी, बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। अच्छा। जहाँ पर बाढ़ आएगी वहाँ पर जीवन नष्ट हो जाएगा। सर एक बात यही, तो अगर आपने नहीं किया कि वो ना लगाएं, तो एक तो हो गया आपका 3 तरीके हो गए उसमें। अगर आप फ्लड में इरीगेशन खुले पानी नहीं लगाता, 3 तरीके बचते हैं। एक तो होता है कि आप रेन गन लगाएं, दूसरा होता है रेन पाइप लगाएं, तीसरा है कि आप ड्रिप करें। तो आप किसको वो करते हैं? ये भी नर्सरी के बारे में बात करते हैं। देखो, जो रेन गन है, रेन गन से भी पानी ज़्यादा आता है, वो भी खड़ा हो जाता है पानी खेत में। जहाँ भी पानी खड़ा होगा
कुदरत कभी नहीं चाहती पानी खड़ा हो, बारिश पड़ेगी जहाँ तो वो नीचे चले जाएगा, जहाँ फिर वो नीचे होता होता नदियाँ दरियावां से अपने मूल सौ में समुद्र में चला जाएगा। तो जो पानी है वो असल में तो उनका पानी का जो स्वभाव है नीमे थां रहना, वो उसको नीमे थां रखना चाहिए। जो फसलों का बसेरा है ऊंचे थां, यानी कि बेड कल्चर ही ले आना पड़ेगा अगर आप इसको कामयाब अपनी खेती को कामयाब करना चाह रहे हैं। तो एक आप उदाहरण ले सकते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने सारा अपना ऑर्गेनिक किया, पर उन्होंने टेक्निक यूज़ नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम उसको फर्टाइल कैसे रखेंगे। फर्टाइल रखने के लिए उनको इसी सिद्धांत पे काम करना पड़ना था कि पानी का स्वभाव मुताबिक नीवे जगह और फसलों का बसेरा ऊंचे जगह। अगर ऐसे करते तो जो पानी है वो हमारी फसलों को अपने आप पानी लगाता बाई कैपिलरी एक्शन। सो जो पानी है वो जो अपने रसोइयों ने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने जो भी खाना बनाया हुआ है उसको बाई कैपिलरी एक्शन बेड में धकेलेगा। बेड में धकेलेगा तो वो ऊपर को मूवमेंट करेगा बाई कैपिलरी एक्शन, तो वो फसलों को पानी मिले, खाद वो ही पा देंगे। इसलिए हमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों ये कृपाल भाई जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सा काम कर रखा है। मतलब छोटा काम नहीं है, मैं कहूँगा कि इन्होंने करते करते इतना बढ़ा लिया है, मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। वो प्राकृतिक खेती करते हैं लेकिन मशीनों के साथ, है ना, मशीनों का, क्योंकि वो अगर आप मशीन नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने फ्लड में इरीगेशन किया तो आपके पानी ज़्यादा लगेगा, बिजली ज़्यादा लगेगी, आपके आदमी ज़्यादा लगेंगे। तो वो अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ ऐसा बता रहे थे कि 1997 के बाद लगातार वो प्रयोग करते रहे, उनमें से जो अच्छे तरीके निकल के आए वो अब वो किसानों को बता रहे हैं, वो खासकर छोटे किसानों के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप करें, एक ही क्रॉप मोनोक्रॉपिंग पे ना जाएं। मोनोक्रॉपिंग से आप लोगों को सख्त परहेज है, उसमें सिद्धांत, उसमें सफलता नहीं है। मोनोक्रॉपिंग में होता है कभी दूसरा गलत आ गया मार्केट में तो प्राइसेस इतने क्रैश होंगे कि सरवाइव करना औखा हो जाएगा, इसलिए मोनोकल्चर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो साथियों इस वीडियो को मैं यही वाइंड अप करता हूँ दो चीज़ों के साथ में कि पहली ये कि गुड गोइंग क्रॉप सिस्टम ये है कि आप इस तरह से कहें कि जो जंगल का सिद्धांत है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो नेचर का सिद्धांत है ना, जो कुदरती खेती है उस तरह उसके साथ करने दें। जो गुरुवानी में बताया गया, जो आपके हिसाब से बताया वो उनको करते हैं, और हम इसको सरल सिंपल ये मानते हैं जो प्रकृति जिस तरह चलती है, जो जिसका जो पत्ता है तो उनको, अगर गेहूँ है तो उसका बीज हम खाएंगे, उससे हम आटा बनाएंगे। अगर उसका तना है तो भूसा जानवर खाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं, जड़ें हैं तो वो ज़मीन में जाएंगी, वो पोषण बनेंगी, वो जो माइक्रोब हैं उनका आहार बनेंगे। तो उसी तरीके से को अपनाना है। मोनोक्रॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपके हिसाब से। अलग अलग फसलें, जब मान लीजिए कहीं फसल में आप गेहूं का कुछ रोग आ गया, धान में जैसे देखिए बाढ़ आ गई, तो हो सकता है कोई और भी फसल जा सकती थी, लेकिन अगर हो सकता कोई ऐसी फसल लगी होती जो वो बच जाती तो आपके लिए थोड़ा चलना आसान हो जाता है। खास गन्ने के साथ में जो वो किसान करते हैं, गन्ना तो कई राज्यों में है, बड़ी क्रॉप है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ कैसे आप मल्टी लेयर जो है मतलब बहुफसली कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और एक चीज़ और बताई यहाँ पे गई कि आप पानी का सही, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों का पूरा जोर पानी पे है, पानी सही तरीके से लगाया जाए, बेड पे खेती की जाए तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है खेती के स्तर पर सुधर सकती हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपाल जी का हम दूसरा वीडियो बनाने वाला जो न्यूज़ पोर्टली पे आएगा वो होगा नर्सरी को लेकर, कि नर्सरी बहुत शानदार आपका काम है, न्यूनतम पैसे में है, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत कम पैसे में तैयार करते हैं। अच्छी अच्छी किस्मों का बहुत सारी मतलब एक क्लास मैंने देखा यहाँ पे, कुछ आपने देखी होंगी वहाँ पर नजराना उसका देखा, और बहुत सारे अलग अलग बीज उगाते हैं। तो मैं उस पर बात करूँगा, आप न्यूज़ पोर्टली पे वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपके जो बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अवतार सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। तो मैं और बहुत सारे जो जवाब है उनको देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप बने रहिए, न्यूज़ पोर्टली के साथ देखते रहिए। कोई सवाल है, कोई जवाब है आपका, कोई सुझाव है, हमें कोई हमसे शिकायत है, शिकवा है, वो कहिए, लेकिन आप देखिए ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। शुक्रिया।